नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों को चरणबद्ध तरीके से फिर खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, आतिथ्य सेवा और शॉपिंग मॉल 8 जून से खुलेंगे। लोगों और सामानों का राज्य के भीतर और अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया। देश भर में रात्रि कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर देशवासियों को पत्र लिखा। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करेंगे। कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की दर बढ़कर लगभग 47.5% हुई। पिछले 3 दिनों में मामलों के दोगुना होने की दर भी बढ़कर करीब 15.5 दिन हुई। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी अलका सिंह के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में प्रतिबंधित गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से फिर खोलने के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कंटेनमेंट क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि इन क्षेत्रों से बाहर चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने की अनुमति होगी। नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत पहले चरण के दौरान अगले महीने की 8 तारीख से पूजा स्थलों, होटलों, रेस्तराओं और अन्य आवभगत सेवाओं तथा शॉपिंग मॉल्स में लोगों के प्रवेश की अनुमति होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा अन्य हितधारकों के परामर्श से इन गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी करेगा। इनका उद्देश्य सुरक्षित दूरी बनाए रखना और कोविड-19 के फैलाव को रोकना है। दूसरे चरण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सलाह मशविरा करने के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर विचार किया जाएगा। राज्य सरकारें और संघ शासित प्रदेश प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे संस्थानों और अभिभावकों तथा अन्य संबद्ध पक्षों के साथ सलाह मशविरा करें। अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने के आधार पर इस वर्ष जुलाई के महीने में इन संस्थानों को फिर से खोलने का निर्णय लिया जाएगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार देश भर में केवल कुछ ही गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। इनमें अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो रेल का परिचालन, सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, रंगमंच, बार और सभागार तथा अन्य इसी तरह के स्थल शामिल हैं। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य भीड़ वाले सम्मेलन भी प्रतिबंधित रहेंगे। तीसरे चरण में स्थिति का आकलन करने के बाद इन गतिविधियों को फिर शुरू करने की तिथि के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें कंटेनमेंट क्षेत्रों का परिसीमन करेंगी। कंटेनमेंट क्षेत्रों में मानकों का पालन किया जाएगा और आवश्यक गतिविधियों की भी अनुमति होगी। व्यक्तियों या आवागमन और गैर जरूरी गतिविधियों के लिए रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि देश भर में कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का होगा। नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि 2 राज्यों के बीच और राज्य के भीतर व्यक्तियों और वस्तुओं के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इनकी गतिविधियों के लिए किसी अलग अनुमति, अनुमोदन या मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि अगर कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जन स्वास्थ्य के कारण और अपनी स्थिति के अनुसार व्यक्तियों के आवागमन को विनियमित करता है तो उसे व्यापक स्तर पर अग्रिम रूप से इसका प्रचार और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र अपनी स्थिति के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर निश्चित गतिविधियों का निषेध कर सकते हैं या उन पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। हालांकि ये आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य जरूरतों के लिए घर से बाहर आ सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य में 15 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि समूचे राज्य को एक साथ नहीं खोला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल 13 जून तक बंद रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 26,000 मीट्रिक टन गेहूं और चावल लोगों के घरों में वितरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर देशवासियों को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री ने पत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया है और कोविड-19 महामारी से निपटने में देश का संकल्प दोहराया है। देशवासियों को संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। एक और जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है। श्री मोदी ने कहा कि जनता ने ये सिद्ध किया है कि भारतीयों की सामूहिक शक्ति और क्षमता विश्व के शक्तिशाली और संपन्न देशों की तुलना में कहीं अधिक है। इसके लिए प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवटता को बनाए रखा है, वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है। एक बड़ा कारण है कि भारत आज अन्य देशों की तुलना में ज्यादा संभली हुई स्थिति में है। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन हम विजय पथ पर चल पड़े हैं और विजयी होना हम सबका सामूहिक संकल्प है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने बड़े संकट की घड़ी में निश्चित रूप से ये दावा नहीं किया जा सकता कि किसी को असुविधा या परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमारे श्रमिकों, प्रवासी कामगारों, लघु उद्योगों के शिल्पकारों, दस्तकारों, हॉकरों और अन्य लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। श्री मोदी ने कहा कि हम उनकी परेशानी कम करने के लिए एकजुट और प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सहित विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं फिर से कैसे पटरी पर आएंगी, इस पर व्यापक बहस हो रही है। कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत की एकता और प्रतिबद्धता ने विश्व को आश्चर्यचकित किया है। श्री मोदी ने कहा कि समय की ये मांग है कि हम आत्मनिर्भर बने। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह अभियान हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्टअप से जुड़े नौजवान, सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। भारतीयों के पसीने से, परिश्रम से और उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में सरकार के कुछ निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। बीते एक वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में अब सभी किसान आ गए हैं और एक वर्ष में ही 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों के खातों में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कराई गई है। श्री मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों तक पाइप के माध्यम से पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में देश के लोगों ने महत्वपूर्ण बदलाव के लिए मतदान किया था। पिछले 5 वर्ष में राष्ट्र ने देखा कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसे भ्रष्टाचार और कुशासन से मुक्त हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र की शक्ति से भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है।
देश पिछले एक साल में ऐतिहासिक निर्णयों और विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ा है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं। मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है और इसलिए मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है, आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य पर है। मेरे संकल्प की ऊर्जा आप ही है, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह ही है। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को उनके दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री नरेंद्र मोदी के रचनात्मक और निर्णायक नेतृत्व में राष्ट्र निरंतर प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने पिछले 6 वर्षों में न केवल इतिहास की गलतियां सुधारी हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रखी है। सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित करने तक उपलब्धियों से भरा रहा है। गृह मंत्रालय ने कोविड महामारी से निपटने के लिए अति सक्रियता से कई कदम उठाए हैं। सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को निष्प्रभावी किया और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को अन्य राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के समकक्ष बनाया। रेलवे सही मायने में देश की जीवन रेखा बन गई है। वर्ष 2019-20 के दौरान रेल दुर्घटना में एक भी यात्री की जान नहीं गई। रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर रेलवे की उपलब्धियों के बारे में लेख लिखा है। उन्होंने बताया कि पिछला वर्ष सुरक्षा और कार्य प्रदर्शन दोनों ही क्षेत्रों में रेलवे के लिए उल्लेखनीय रहा। एक रिपोर्ट। देश में सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है, जबकि 1274 अन्य क्रॉसिंगों को भी हटा दिया गया है। नई लाइन के चालू होने, दोहरीकरण और गेज परिवर्तन 2019-20 में बढ़कर 2226 किलोमीटर हो गए। श्री गोयल ने बताया कि यह 2009 से 2014 के दरमियान हुए औसत वार्षिक कार्य की तुलना में लगभग 50% अधिक रहा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में गाड़ियों की समय की पाबंदी में भी लगभग 10% का सुधार देखा गया। रेल मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मुश्किल समय के दौरान भी भारतीय रेलवे ने निर्बाध रूप से आवश्यक वस्तुओं की देश भर में आवाजाही सुनिश्चित की। उन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का भी उल्लेख करते हुए यह बताया कि अब तक 50 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को इन ट्रेनों के माध्यम से अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। श्री गोयल ने उस अभिनव कदम का भी हवाला दिया जिसके माध्यम से रेलवे ने अपने डिब्बों में 3 लाख से अधिक बेड की सुविधा के साथ कोविड देखभाल केंद्र बनाए। वाणिज्य क्षेत्र में उठाए गए कदमों के बारे में ब्यौरा देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के आरसेप समूह में शामिल न होने के निर्णय को घरेलू श्रमिकों और छोटे और मध्यम उद्यमों को बल देने वाला बताया। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भारत के सुरक्षा और रणनीतिक हितों को सुरक्षित किया है तथा कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों का सामना किया है, वो अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में हम इस चुनौती से उबरेंगे और विकास तथा आर्थिक वृद्धि के नए युग की शुरूआत करेंगे। देश के प्रधानमंत्री के रूप में 6 वर्ष के कार्यकाल में ही नरेंद्र मोदी की नीतियों ने पिछले 60 वर्ष के विकास की खामियों की भरपाई कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी सहित अभूतपूर्व चुनौतियों का अत्यधिक साहस के साथ सामना किया। अपने दूरदर्शी नीतियों से टीम इंडिया की भावना सुदृढ़ करते हुए मोदी जी ने सरकार में भारत के लोकतंत्र को एक नई दिशा दी है। जनहित की भावना, देश हित की लालसा, सबका साथ, सबका विकास का संकल्प देश के अंतिम छोर पर खड़े गरीब के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की इच्छा शक्ति मोदी जी की कार्यशैली में साफ नजर आती है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हाल में दिया गया पैकेज देश का भविष्य तय करेगा। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। पिछले 1 साल में देश के लिए प्रमुख समस्याओं का समाधान करने की दिशा में बहुत बड़े प्रयास हुए, लेकिन उसी दरमियान कोविड का संकट आया। तो कोविड से जूझने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का एक नया परिचय दिया। पीपीई, स्वैप स्टिक, लैब्स
मास्क, हर चीज बाहर से लानी पड़ती थी, वेंटिलेटर भी। आज सभी चीजें भारत में बनने लगी। ये मेक इन इंडिया का नया आविष्कार और विश्वास है। हमारे संवाददाता ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का आकलन किया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A की समाप्ति, राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाना, मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए 3 तलाक पर पाबंदी और नागरिकता संशोधन कानून को लागू कराने जैसे कदम नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के प्रमुख निर्णयों में शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का विस्तार कर सभी किसानों को 6,000 रूपये सालाना देना, छोटे सीमांत किसानों के साथ साथ छोटे व्यापारियों को पेंशन जैसे कदम भी इस अवधि में उठाए गए। इस कार्यकाल में सरकार ने नए जल शक्ति मंत्रालय का भी गठन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और निर्णायक नेतृत्व ने देश की विदेश और रक्षा नीतियों को नई दिशा दी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को देखने का नजरिया बदला। तीनों सेनाओं में बेहतर समन्वय और संसाधनों के अधिकतम प्रयोग के उद्देश्य से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित किया गया। इस अवधि के दौरान वैश्विक मंदी के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को सरकार ने पटरी पर बनाए रखा। इन कदमों के अलावा वर्तमान में कोविड-19 महामारी में सरकार द्वारा इसके प्रसार को रोकने के साथ ही लोगों के हितों का ख्याल रखने के लिए कई कारगर फैसले भी लिए गए। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में शासन पर अधिक ध्यान दिया गया, जबकि इस दौरान जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान हुआ वो अत्यंत चिंताजनक है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार ने आश्वासन अधिक दिए, जबकि उन पर अमल बहुत कम हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों को चरणबद्ध तरीके से फिर खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, आतिथ्य सेवा और शॉपिंग मॉल 8 जून से खुलेंगे। लोगों और सामानों के राज्य के भीतर और अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया। देश भर में रात्रि कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर देशवासियों को पत्र लिखा। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करेंगे और कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की दर बढ़कर लगभग 47.5% हुई। पिछले 3 दिनों में मामलों के दोगुना होने की दर भी बढ़कर करीब 15.5 दिन हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 65वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी के प्रादेशिक केंद्रों से कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में शाम 8 बजे पुनः प्रसारण किया जाएगा। देश में कोविड-19 संक्रमण के रोगियों की संख्या 1,73,763 हो गई है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 47% से अधिक हो गई है। अभी तक 82,370 रोगियों को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। एक रिपोर्ट। 25 मार्च को जब पूरे भारत में लॉकडाउन लागू किया गया था, उस समय 43 लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके थे, जो कि कुल 606 मामलों का 7% था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि लॉकडाउन के विभिन्न चरणों में इस बीमारी से सही होने की दर में निरंतर सुधार हुआ है। लॉकडाउन के पहले चरण में सुधार की दर 11.42% थी और दूसरे चरण में यह 27% के आंकड़े को पार कर गई। 18 मई को समाप्त हुए तीसरे चरण के दौरान सुधार की दर का आंकड़ा 38.29% तक पहुंच गया। वर्तमान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और मिजोरम में 100% की उच्चतम सुधार दर दर्ज की गई है। पंजाब, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु और गुजरात सहित 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां इस बीमारी से ठीक होने की दर 47.4% की राष्ट्रीय दर से ऊपर पहुंच चुकी है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में 942 कोविड समर्पित अस्पतालों में 1,59,000 आइसोलेशन बिस्तर, 20,000 आईसीयू बिस्तर और 69,000 से अधिक ऑक्सीजन सहायता वाले बिस्तर उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थान को लगभग 1 करोड़ 20 लाख N95 मास्क और दस्ताने और 96 लाख से अधिक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई उपलब्ध कराए हैं। सरकार ने कहा है कि पिछले 14 दिनों में संक्रमितों की संख्या के दोगुना होने का समय 13.3 दिन था, जो पिछले 3 दिनों में बढ़कर 15.4 दिन हो गया है। कोविड-19 की जांच बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इससे इन केंद्रों की देश के विभिन्न भागों में पहुंच होगी। उन संस्थानों और प्रयोगशालाओं को केंद्र के रूप में विकसित किया गया है जिनके पास नमूना संग्रहण और जांच करने की क्षमता और विशेषज्ञता है। अब तक बेंगलुरु, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, मुंबई और पुणे जैसे शहरों में 19 क्षेत्रीय जांच केंद्र स्थापित किए गए हैं। महाराष्ट्र में राज्य सरकार कोविड-19 से निपटने संबंधी सुविधाएं बढ़ाने के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी सामान्य स्थिति बहाल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र में कोविड-19 की पृष्ठभूमि पर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार समेत अब अन्य क्षेत्रों की गतिविधियां शुरू करने पर सरकार जोर दे रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों के साथ विश्वविद्यालय की स्थगित परीक्षाओं का मसला हल करने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बैठक की। कोविड महामारी के चलते स्थगित की गई विश्वविद्यालय की परीक्षा का किसी भी संक्रमण के खतरे के बगैर आयोजन करने के विकल्प सामने लाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। उद्धव ठाकरे ने इस विषय पर भी सुझाव मांगा कि क्या अंतिम सत्र की परीक्षा न लेकर छात्रों को उनके पिछले सभी सत्रों के औसत के आधार पर अंक दिए जा सकते हैं और जिन्हें ज्यादा अच्छे अंकों की उम्मीद है उनके लिए श्रेणी सुधार परीक्षा का विकल्प हो सकता है। उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने आज औरंगाबाद में वहां फिर से उद्योग शुरू करने की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान आज राज्य विधान परिषद के विपक्ष नेता प्रवीण दरेकर ने केईएम अस्पताल जाकर वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार एक ऐसा ऐप विकसित कर रही है जो लोगों को अस्पतालों में बिस्तरों और वेंटिलेटरों के बारे में जानकारी देगा। उन्होंने कहा कि ये ऐप का शुभारंभ 1 जून को किया जाएगा। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली मेट्रो सेवा यात्रियों के लिए अगली सूचना तक बंद रहेगी। गृह मंत्रालय ने अगले महीने की 30 तारीख तक कंटेनमेंट क्षेत्र में लॉकडाउन बढ़ा दिया है और मेट्रो रेल का परिचालन निषेध कर दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने सुझाव दिया है कि कोविड संक्रमण से बचने के लिए लोगों को अपने घर पर रहना, परिवार के साथ समय बिताना और योगाभ्यास करना चाहिए। We are going to overcome this crisis within a few weeks. In the coming few weeks, stay at home, spend time with the family, do household works, exercise, listen to music, sing with the family, do yoga, meditation, and take care of emotional need of the family and yourself. लॉकडाउन के कारण हरियाणा से अपने घर पहुंचे कामगार सीताराम का कहना है कि उन्हें निःशुल्क राशन मिलने से बहुत राहत मिली है। मेरा नाम सीताराम है, जिला सोनीपत। मैं हरियाणा गया था काम करने के लिए, उसमें मैंने काम किया और वहाँ कोरोना बीमारी के कारण मुझे घर आना पड़ा, काम बंद हो गया। फिर अपने गांव आए, मेरा राशन कार्ड बना हुआ है, गल्ला मिलता है फ्री और मेरा पालन पोषण हो रहा है। सरकार के लिए धन्यवाद। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत आज खाड़ी देशों से 2800 से अधिक भारतीयों को वापस लाने के लिए 17 उड़ानें संचालित होंगी। अधिकांश उड़ानें संयुक्त अरब अमारात से आएंगी। दुबई से केरल के अतिरिक्त दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद के लिए उड़ानें निर्धारित हैं। विदेशों से भारतीयों को स्वदेश लाने के समुद्र सेतु अभियान का दूसरा चरण 1 जून से शुरू होगा। इस चरण में आईएनएस जलाश्व श्रीलंका के कोलंबो से 700 लोगों को लेकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन पहुंचेगा। इसी तरह मालदीव के माले से
700 भारतीय तूतीकोरिन आएंगे। भारतीय नौसेना पिछले चरण में माले से 1488 भारतीय नागरिकों को कोच्चि लाई है। रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों से श्रमिक रेलगाड़ियों के बारे में समुचित योजना बनाने और समन्वय सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां यात्रियों को स्टेशन तक नहीं लाया गया और अधिसूचित रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया। मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्य भी भेजने वाले राज्यों को सहमति नहीं दे रहे हैं, जिससे उन राज्यों के बड़ी संख्या में फंसे प्रवासी श्रमिकों को नहीं भेजा जा सका है। रेलवे ने लगभग 54 लाख फंसे यात्रियों को उनके गंतव्य राज्यों तक पहुंचाने के लिए 4000 से अधिक श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई हैं। झारखंड सरकार के प्रयास के अंतर्गत आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 186 प्रवासी श्रमिकों को एक निजी चार्टर विमान से रांची लाया गया। एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 186 कामगारों का पहला जत्था एक निजी विमान के जरिए अब से कुछ घंटे पहले रांची पहुंचा। हवाई अड्डे पर सभी कामगारों की मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें सैनिटाइज बसों से उनके गृह जिले दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज के लिए रवाना किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं भी कामगारों के हवाई यात्रा की निगरानी कर रहे थे। राज्य के शहरी विकास विभाग ने अंडमान निकोबार के स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर इस अभियान को सफल बनाया। राज्य परिवहन विभाग, श्रम विभाग और कोविड-19 नियंत्रण कक्ष ने भी पूरा सहयोग दिया। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं शिल्पी। उत्तर प्रदेश सरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे कुछ जिलों में टिड्डी दल के हमले से बचाव के सभी कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने आकाशवाणी को बताया कि टिड्डी हमले से किसानों को होने वाले नुकसान के लिए सरकार मुआवजा देगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य सरकार टिड्डी दलों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए गांव में बनी जागरूकता कमेटियों की मदद ले रही है, जिन्हें कोरोना से बचाव के लिए गठित किया गया था। आकाशवाणी से बातचीत में प्रदेश के प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि सीमावर्ती जिलों झांसी और सोनभद्र में हाल ही में टिड्डी दलों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद उनका असर काफी कम हुआ है। हम लोग नाइट में 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में राज्य का दल और केंद्र दल दोनों मिलकर उस पर ऑपरेशन करते हैं, उस पर दवा छिड़काव करते हैं, जिससे वहां पर उसकी कलिंग हो जाती है, मर जाते हैं। तो अभी ये स्थिति है झांसी में, इसमें काफी बड़ा ऑपरेशन हुआ था 2-3 दिन पहले। अब बहुत ही जो बचे हुए छोटे दल हैं वो कहीं कहीं जा रहे हैं, तो उस पर हम लोग ध्यान रखे हुए हैं। टिड्डी दलों की जानकारी देने वाले लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आने वाले दिनों में एक अन्य विशाल टिड्डी दल के हमले की सूचना मिली है और राज्य सरकार ने इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी पहले से कर ली है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर कश्मीरी पंडित समुदाय को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि माता खीर भवानी के दैवीय आशीर्वाद से प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न, स्वस्थ और समृद्ध होगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। इस दौरान कुछ अतिरिक्त छूट दी जाएगी। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में अगले 24 घंटे के दौरान आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की आशंका है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों को चरणबद्ध तरीके से फिर खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, आतिथ्य सेवा और शॉपिंग मॉल 8 जून से खुलेंगे। लोगों और सामानों के राज्य के भीतर और अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया। देश भर में रात्रि कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर देशवासियों को पत्र लिखा। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करेंगे। और कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की दर बढ़कर लगभग 47.5% हुई। पिछले 3 दिनों में मामलों के दोगुना होने की दर भी बढ़कर करीब 15.5 दिन हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।